मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डिडवाना, और मैं आपको बीकॉम पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट वित्तीय प्रबंध के आगे की चैप्टर जो है उसके बारे में बताऊंगी। और आज हम आगे की श्रृंखला में अध्ययन करेंगे वित्त कार्य क्या होते हैं, जिसमें हम वित्त के द्वारा किए जाने वाले कार्य या वित्तीय प्रशासकीय कार्य, उसके दैनिक कार्य, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन से इसके प्रशासकीय कार्य, कौन से इसके दैनिक कार्य और कौन से इसके। तो पहले शुरू करते हैं हम प्रशासकीय कार्य। सबसे पहला कार्य है इसका कोषों का नियोजन करना। एक वित्तीय प्रबंधक सर्वप्रथम व्यवसाय चाहे कोई भी हो, एकांकी हो, साझेदारी हो या कंपनी हो, पुराना व्यवसाय हो चाहे नया व्यवसाय हो, सबसे पहले उसे एक सुदृढ़ वित्तीय योजना तैयार करनी होती है। उस वित्तीय योजना का तात्पर्य उस योजना से है जिसके द्वारा व्यवसाय के वित्तीय कार्यों का अग्रिम निर्धारण किया जाता है। यानी वह इस योजना के माध्यम से यह देख लेता है कि कोषों का समुचित उपयोग कैसे करना है ताकि उसकी लागत न्यूनतम रहे और कोषों से हमें लाभ अधिकतम मिले। फर्म के दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति समय समय पर होती रहे। अगला कार्य हमारा है कोषों का संग्रहण। वित्तीय प्रबंधक को वित्तीय योजना के निर्माण के बाद उसमें निर्धारित साधनों से कोषों का संग्रहण करना आवश्यक हो जाता है। दीर्घकालीन कोषों के लिए हम अंशों का निर्गमन करते हैं। इसके लिए हम अभिभावकों की सेवाएं लेते हैं। पूर्व प्रतिष्ठित अगर कोई कंपनी है तो वह अपने दीर्घकालीन कोषों के लिए ऋण पत्र ले सकती है। लेकिन यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि कोषों का संग्रहण इस प्रकार होना चाहिए कि हमें वित्तीय संस्थाओं की जो सहायता मिल रही है वह हमारी कंपनी, हमारी व्यवसाय की नीतियों के अनुरूप हो। वित्तीय प्रबंधक को विभिन्न स्रोतों से पूंजी प्राप्त करने के लिए वित्तीय परिणामों का विचार अवश्य करना चाहिए ताकि अनुकूलतम शर्तों पर हमें श्रेष्ठ वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो सके। अगला बिंदु है हमारा कोषों का आवंटन। वित्तीय प्रबंधक का एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि विभिन्न संपत्तियों में साधनों का हम आवंटन करते हैं। साधनों के आवंटन में प्रतियोगी प्रयोगों, लाभदायकता, अनिवार्यता, संपत्तियों के प्रबंधन, फर्म के समग्र प्रबंधन को ध्यान में रखा जाता है। जहाँ हमें अति आवश्यक होता है वहाँ हमें ज़्यादा संपत्ति की आवश्यकता होती है, वहाँ पूंजी भी हमें, वित्त भी हमें अधिक मात्रा में उपलब्ध करवाना होता है। अतः वित्तीय प्रबंधक को चालू संपत्तियों में से कोषों का विनियोजन करते समय लाभदायकता तथा तरलता में उचित समायोजन करके चलना होता है। अगला है हमारा आय का आवंटन। वित्तीय प्रबंधक को फर्म की वार्षिक आय विभिन्न प्रयोगों में आवंटित करनी चाहिए। फर्म की आय को विस्तार कार्यों के लिए भी रोका जा सकता है अथवा इसे देय ऋणों के भुगतान किया जा सकता है अथवा इसे मालिक अगर चाहे तो लाभांश के रूप में अंशधारियों को वितरित कर सकता है। परंतु हमें यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि एक वित्तीय प्रबंधक को फर्म की वित्तीय स्थिति, वर्तमान तथा भावी नकदी आवश्यकताओं और अंशधारियों की रुचि के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। कोषों का नियंत्रण। वित्तीय प्रबंधक का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है कि प्राप्त साधनों का प्रयोग नियंत्रित रूप से करें। यदि हम ये देखते हैं कि निष्पादन हमारा प्रमाप के अनुसार हो रहा है तो हम उस कार्य को सही मानेंगे, परंतु यदि निष्पादन के अंदर कहीं प्रमाप में विचलन आ रहा है कहीं, तो उस विचलन के कारणों का हमें ज्ञात करना होगा। अगर विचलन सह सीमा के अंदर है यानी हम उनको सहन कर सकते हैं, उस सीमा के अंदर विचलन है, तब तो हमें आसानी से उस पर ध्यान
देने देने के लिए उसमें सुधारात्मक कार्यवाही करनी होती है। परंतु यदि हम देख लें कि विचलन जो हमारी सहन सीमा से बाहर का है, तो हमें तुरंत नई नीतियों का निर्माण करके और हम कोषों का नियंत्रण करेंगे। अगला है फर्म के अन्य विभागों में समन्वय। जैसा कि हम जानते हैं कि वित्तीय प्रबंध का दायित्व है कि फर्म के विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय बना कर के चले, विभिन्न निर्णय इस प्रकार ले कि उसे विभिन्न विभागों में एकरूपता स्थापित करने में कोई बाधा अनुभव ना हो। यदा कदा किए जाने वाले कार्य, ये वे कार्य होते हैं जो वित्तीय प्रबंधक कभी कभार ही संपन्न करता है। जो कार्य कभी कंपनी के संविलियन के समय हो जाता है, या तरलता के अभाव में पुनर्समायोजन के कार्य हो जाते हैं, या दिवालिया के समय कोई कार्य हो जाते हैं, तो इस तरह के कार्य कभी कभार ही उत्पन्न होते हैं। तो ये कार्य भी हमारे वित्तीय कार्य होते हैं। अगला कार्य हमारा है मुख्य बिंदु, नैतिक कार्य एवं इसे हम दैनिक कार्य भी कहते हैं। इस कार्यों में हम वे सब चीज़ें बात शामिल करते हैं जो दिन प्रतिदिन के काम होते हैं, जिसमें रोकड़ प्राप्ति और उसके वितरण का पर्यवेक्षण, रोकड़ शेषों की को व्यवस्थित करना एवं उसको सुरक्षित करना, प्रत्येक व्यवहार का लेखा करना और लेखों को सुरक्षित करना, उधार के व्यवहारों का प्रबंधन करना, प्रतिभूतियों व महत्वपूर्ण प्रलेखों की सुरक्षा करना, पेंशन एवं समाज कल्याण की योजनाओं को प्रशासन को बताना, शेष प्रबंध को आवश्यक सूचनाएं देना और व्यवसाय में राजकीय नियमों की पालना करना आदि संबंधी जो कार्य हमारे हैं, वो दैनिक कार्यों के अंदर शामिल किए जाते हैं। आगे का जो हमारा मुख्य बिंदु है वो है वित्तीय प्रबंध का महत्व। वित्तीय प्रबंध का महत्व आप जानते ही हो कि वित्त जो है हमारी व्यवसाय की धुरी है, प्राणवायु इसे हम कह सकते हैं। अगर वित्त नहीं होता तो व्यवसाय नहीं चल पाता है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं वो इस प्रकार हैं। उपक्रम की सफलता का आधार, चाहे व्यापार कैसा भी हो, छोटा या बड़ा, एकांकी या कंपनी, सभी के अंदर वित्त की आवश्यकता होती है। कुशल वित्तीय प्रबंधन हानि में चलने वाले उपक्रमों को भी लाभ में बदल सकता है और अकुशल वित्तीय प्रबंधन लाभ को भी हानि बना सकता है। अतः हमें वित्त की सफलता पूर्वक प्रबंधन करना आवश्यक होता है। दूसरा है साधनों का अनुकूलतम आवंटन एवं उपयोग। एक कुशल वित्तीय प्रबंधक उपक्रम के उपलब्ध साधनों का अनुकूलतम आवंटन एवं उपयोग संभव बनाता है तथा इस कार्य के द्वारा फर्म की संपदा मूल्य को अधिकतम करने का प्रयास करता है। अगला बिंदु है हमारा निर्णय का केंद्र बिंदु। व्यवसाय में निर्णय का केंद्र बिंदु जो है वो वित्त ही है। वित्त के माध्यम से ही हम सभी कार्यों का संचालन करते हैं और वित्त के जो निर्णय हैं वो हमारे अनुभव के आधार पर लेते हैं। हम पूर्वानुमान लगाते हैं हम और उसके आधार पर निर्णय लेते हैं। कार्य निष्पत्ति एवं कुशलता का मापन अगला बिंदु है ये हमारा। और इसके अंदर हम ये देखते हैं कि उपक्रम में जो कुछ भी कार्य हो रहा है, अंतिम रूप से उसका मापन, उसकी कुशलता वित्तीय आधार पर ही जांची जाती है। अगला बिंदु है नियोजन, समन्वय एवं नियंत्रण का आधार। वित्तीय पूर्वानुमानों के आधार पर हम जो योजनाएं बनाती हैं, उन योजनाओं के आधार पर सभी विभागों को समन्वित करके फिर हम कार्य करते हैं और विभिन्न विभागों के कार्यकलापों पर नियंत्रण हेतु हम बजटरी कंट्रोल का काम भी करते हैं। राष्ट्रीय महत्व, विकासशील देशों में विकास के कार्यों के लिए हमें करोड़ों रुपए की आवश्यकता होती है और इस विनियोग की कुशलता के द्वारा ही हम विकास की दर को ऊंचा बनाए रख सकते हैं। सार्वजनिक विनियोग की कुशलता हमारे लिए एक महत्वपूर्ण आय का संसाधन हो सकती है। अगला बिंदु है व्यावसायिक प्रबंधकों के लिए उपयोगिता। वित्तीय प्रबंध का विषय सर्वाधिक उपयोगी है व्यावसायिक प्रबंधकों के लिए। निगमों में जनता की पूंजी विनियोजित रहती है। प्रबंधक जनता की पूंजी के प्रन्यासी होते हैं, अतः उनका दायित्व है
कि वे जनता के विभिन्न वर्गों द्वारा विनियोजित पूंजी को सुरक्षा प्रदान करें और उन व्यक्तियों को उचित रूप से प्रत्याय भी दें। यदि अंशधारी हैं तो उन्हें लाभांश मिले, और यदि हमारे ऋण पत्रधारी हैं तो उन्हें उचित रूप से ब्याज मिलता रहे। इसलिए व्यावसायिक प्रबंधकों के लिए यह वित्त की व्यवस्था करना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अगला है हमारा अंशधारियों के लिए उपयोगी। अंशधारियों की संख्या अधिक होने के कारण ये कंपनी के प्रबंधन में व्यक्तिगत रूप से भाग नहीं ले सकते हैं। ये अपने इस कार्य को अपने द्वारा चुने गए संचालकों के माध्यम से पूर्ण करवाते हैं। ऐसी स्थिति में संचालकों का यह दायित्व बनता है कि वह वित्तीय प्रबंध विषय का पर्याप्त ज्ञान रखने वाले व्यक्ति की नियुक्ति करे, जो कि किसी भी कार्य को अंशधारियों के हितों के विपरीत होने से रोकने में सक्षम हो सके। अगला बिंदु है विनियोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। देश के अंदर विनियोग बैंकों का अभाव होने के कारण विनियोक्ताओं को प्रतिभूति विक्रेताओं और दलालों अभिभावकों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये वे लोग होते हैं जो विनियोक्ताओं को सही सलाह नहीं दे सकते। यदि विनियोक्ता स्वयं वित्तीय प्रबंध के सिद्धांतों एवं व्यवहार से परिचित हों तो वह सही प्रकार से निर्णय ले सकते हैं कि कौन सी प्रतिभूति हमारे व्यवसाय के लिए अधिक है, अधिक रुचिकर है, जो हमें लाभ प्रदान कर सकती है। इस तरह वित्तीय प्रबंध की जानकारी विनियोक्ताओं के लिए भी बहुत अधिक लाभकारी होती है। वित्तीय संस्थाओं के लिए विभिन्न प्रकार की वित्तीय संस्थाएं हमारे देश में पाई जाती हैं, जिनमें विनियोग बैंक, व्यापारिक बैंक, अभिगोपक, प्रन्यास कंपनियां, स्वीकृति गृह, बट्टा गृह आदि। इन सब के व्यवस्थापकों या प्रबंधकों को भी वित्तीय प्रबंध के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और इनको यदि पूरी जानकारी है तो वे अपनी प्रतिभूतियों को इस प्रकार से विनियोग में लगाएंगे जिससे कि उनको हानि न हो और उन विनियोजित प्रतिभूतियों में उनसे लाभ कमाने की संभावनाएं अधिक से अधिक बनी रह सके। अन्य व्यक्तियों के लिए उपयोगी वित्तीय प्रबंध का विषय समाज के विभिन्न व्यक्तियों के लिए लाभदायक होता है। राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, वाणिज्य एवं प्रबंध विषय के विद्यार्थी, इन सब के लिए ये लाभकारी विषय होता है। भारत में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में जो व्यय किया गया है, इस विनियोग की सफलता का भी बहुत कुछ दायित्व वित्तीय प्रबंध की जानकारी पर भी निर्भर करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वित्तीय प्रबंध के आधुनिक सिद्धांतों और व्यवहारों का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को होना आवश्यक है। वित्तीय प्रबंध की सीमाएं। जहां हमें वित्त प्रबंध की बहुत सारे गुणों का बखान किया, वहां इसके कुछ दोष भी हैं। पहला दोष है इसका, सभी प्रबंधकीय निर्णयों के वित्तीय प्रभाव को जानना कठिन होता है। एक संस्था में प्रबंध के जितने कार्यात्मक क्षेत्र हैं, उन सब के निर्णय वित्तीय प्रभाव रखते हैं। अतः वित्तीय प्रबंधक के लिए सभी कार्यात्मक प्रबंधकीय निर्णयों के प्रभावों को जानना और उनमें समन्वय स्थापित करना एक दुष्कर और कठिन कार्य होता है। वित्तीय लेखों पर निर्भर वित्तीय प्रबंधक के लिए वित्तीय विश्लेषण और निर्वचन की तकनीकें काम में ली जाती हैं जो वित्तीय लेखों पर आधारित होती हैं, परंतु हम जानते हैं कि वित्तीय लेखे जो हैं भूतकाल से संबंधित होते हैं और इनमें लेखा परंपराओं और नीतियों का प्रभाव रहता है। अतः यदि इनमें कोई दोष व्याप्त हैं तो हमारे वित्तीय प्रबंधन में भी दोष शामिल हो जाते हैं। संबंधित विषयों की कम जानकारी। वित्तीय प्रबंध के सही उद्देश्य तभी प्राप्त किए जा सकते हैं जबकि हमें इस विषय के बारे में पूरी जानकारी हो। चूँकि हम जानते हैं वित्तीय प्रबंधन एक नवीन विषय है, इसके बारे में अभी सही जानकारी का अनुमान लगाना कठिन है। वस्तुनिष्ठता का अभाव। वित्तीय प्रबंध के निर्णय वित्तीय प्रबंधकों के व्यक्तिगत विचारों और भावनाओं से प्रभावित हो सकते हैं, और जब ये अधिक मात्रा में हो तो निर्णय लेने में कठिनाई आ सकती है। विकासशील विषय, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि वित्तीय प्रबंधक एक विकासशील विषय है।
अभी इसका विकास हो रहा है। अनेक धारणाओं अवधारणाओं के बारे में विद्वान जो है अभी एकमत नहीं हैं। अतः वित्तीय विश्लेषण और इसके निर्वचन के प्रमाप भी समय समय पर बदलते रहते हैं। व्ययशील वित्तीय प्रबंधन एक व्ययशील कार्य है। छोटे छोटे संस्थान जो है वो इसकी नियुक्ति को सहन नहीं कर सकते हैं कि वो एक अलग वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति करे, उसका पेमेंट करे। इसलिए यह एक उनके लिए व्ययशील कार्य है। यद्यपि बड़ी बड़ी कंपनियों में इसके लिए एक अलग से पोस्ट रखी जाती है। अगला हमारा मुख्य बिंदु है वित्त कार्य का संगठन। वित्त कार्य का संगठन किसी भी व्यवसाय को करने के लिए, यहाँ हम कंपनी के बारे में एक उदाहरण देके बताते हैं कि सबसे पहले अंशधारियों को अंश पत्रों का विक्रय किया जाता है। फिर वो एक संचालक मंडल का गठन करते हैं। संचालक मंडल जो है वित्त समिति का गठन करता है और वित्त समिति के अंडर में प्रबंध संचालक होते हैं। और ये प्रबंध संचालक अनेक प्रकार के होते हैं, जिसमें उत्पादन प्रबंधक, कर्मचारी प्रबंधक, वित्त प्रबंधक और विपणन प्रबंधक आदि अनेक प्रकार के व्यवसाय की यथास्थिति को देखते हुए हो सकते हैं। यहाँ हम वित्त प्रबंधक के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें है वित्त प्रबंधक जो है ये दो प्रकार के हो सकते हैं, कोषाध्यक्ष और वित्त नियंत्रक। कोषाध्यक्ष का कार्य जो होगा वो बैंकिंग व्यवहार, रोकड़ प्रबंधन, वित्त प्राप्ति, वित्त नियोजन, साख प्रबंधन, लाभांश वितरण और समाज कल्याण पेंशन संबंधी कार्य का निर्धारण जो करेगा वो कोषाध्यक्ष करेगा। जबकि वित्त नियंत्रक का जो कार्य होगा वो है सामान्य लेखे, वित्तीय चिट्ठे, वित्तीय विवरण, बजट, आंतरिक अंकेक्षण, कर निर्धारण, सरकार को कितना कर देना है उसके बारे में जानकारी जो है वित्त नियंत्रक रखेगा। और अभिलेखों की सुरक्षा, जो हमने खाते बनाए हैं, जो हमने बजट बनाए हैं और इससे संबंधित जो हमारी अनुसूचियां हैं, इन सब का जो लेखा जोखा है, जो उनका संरक्षण का दायित्व है, वह वित्त नियंत्रक का होता है। वित्तीय संगठन को प्रभावित करने वाले तत्व। अब सभी के लिए तो वित्तीय प्रबंधक की नियुक्ति करना संभव नहीं होता है, लेकिन जहाँ कहीं ये नियुक्त है वहाँ वित्तीय संगठन को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। मुख्यतः 3 तरह के तत्व हैं ये। पहले है कि विभिन्न वित्तीय आवश्यकताएं। सभी फर्मों की वित्तीय आवश्यकताएं समान नहीं होती हैं, बल्कि वे उनके कार्य, उनके व्यवसाय की प्रकृति, उनका आकार और उनकी कार्यप्रणाली के आधार पर तीव्रता से बदलती रहती हैं और प्रभावित होती रहती हैं। दूसरा है वित्तीय अधिकारियों की योग्यताएं। जहां वित्तीय अधिकारी कम योग्यता वाले होते हैं, वहां साधारण लेखांकन एवं रिपोर्टिंग संगठन विकसित किया जाता है जो बगैर अधिक वित्तीय विशेषज्ञता के कार्य करते हैं। यहाँ ऐसे व्यक्ति जो हैं वो संगठन को प्रभावित कर सकते हैं। उनसे योग्यता के आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर सही योग्यता है तो वो सही लेखे बनाएंगे, सही उनकी समाज में पहचान होंगी, सही वो अपनी फर्म को स्थापित कर पाएंगे, सही जानकारी दे पाएंगे अपने अंशधारियों को, अपने नियोक्ताओं को, अपने संचालकों को। लेकिन अगर योग्यता का अभाव है उनके अंदर, तो इस तरह की जानकारियाँ मिलना दुष्कर कार्य हो जाता है। फिर है वित्तीय प्रणाली। संस्था द्वारा अपनाई गई वित्तीय प्रणाली भी बहुत अधिक वित्तीय प्रबंधक को या वित्तीय संगठन को प्रभावित कर सकती है। यदि वह परंपरागत प्रणाली को अपनाता है तो परंपरागत प्रणाली में हम देखते हैं कि सिर्फ कोषों का जो रोकड़ है उसी के बारे में हमें बात करनी होती है। लेकिन आधुनिक वित्तीय प्रणाली को अपनाता है तो हम देखते हैं कि आधुनिक वित्तीय प्रणाली के अंदर तो रोकड़ का निर्वचन करना, रोकड़ के बारे में समस्त कार्य करना और उसके कैसे हमें प्राप्त करनी है, क्यों प्राप्त करनी है, और अगर हमने प्राप्त कर ली रोकड़ तो दैनिक शेष का कैसे हम वो करेंगे, अल्पकालीन हमारे जो खर्चे हैं उनका हम कैसे निर्धारण करेंगे, दीर्घकालीन हमारी नीतियां हैं वो कैसी होंगी, समस्त जो रोकड़ से संबंधित कार्य हैं उनका निर्वचन करना, उनका निर्धारण करना, उनका विश्लेषण करना, ये संबंधित काम जो है आधुनिक प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। अब कैसी प्रणाली है उसके आधार पर भी वित्तीय संगठन जो है वो प्रभावित हो जाता है। समझती हूँ मैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कहीं कोई प्रश्न आपके दिमाग में है तो व्हाट्सएप पर डालिएगा। थैंक यू।